सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 2024 में जेईई एडवांस के लिए अपियर करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और 2025 में जेईई एडवांस के लिए अपियर करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2026 में जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। आप जिस भी ईयर में जेईई एडवांस के लिए अपियर कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर क्या जेईई एडवांस में हमारा भी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है बहुत ही ज्यादा टफ होता है और ज्यादातर बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहां पर मेरा आंसर है बच्चों कि डेफिनेटली जेईई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा टफ लग सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि सॉल्वेबल रहते हैं यदि आपके कांसेप्ट्स क्लियर हैं, यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्वेबल रहते हैं और आसानी से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी चीज को बताने के लिए, इसी चीज को मैं आपको समझाने के लिए जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो मुझे पता है कि जैसे ही कोर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होता है, कोर सब्जेक्ट का डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, तो डेफिनेटली आपका मन ये करने लग जाता है कि हम इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रैटेजी वीडियोस में ज्यादा रहता है। लेकिन जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपको एक नया कॉन्फिडेंस जेईई एडवांस एग्जाम के लिए महसूस होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज के इस वीडियो में जेईई एडवांस 2023 का जो एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये दिखाई दे रहा है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो और मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, बेसिकली ये डाइपोल का क्वेश्चन है, तो डाइपोल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो थोड़े से हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मीनवाइल हम इस क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं इसको देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो बच्चों ये डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं आपको डाइपोल के बारे में पता होनी चाहिए। तो डाइपोल होता क्या है बेसिकली? तो डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनको हम बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं। यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आपने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो वो डाइपोल बन जाता है। तो मान लीजिए हमने यहां पर दो चार्जेस ले रखे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दो चार्जेस को हमने 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हमने ले लिए और इन दो चार्जेस को हमने 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं? इसे डाइपोल कहते हैं। अब डाइपोल में कुछ टर्म्स होते हैं। एक होता है डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि डाइपोल लेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल लेंथ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सर कोई भी चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी होगी उसकी जो डायरेक्शन है ये। तो यहां पर आप देखोगे कि डाइपोल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? डाइपोल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? तो जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये डाइपोल लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो है डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज और एक हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है अगर मैं उसको स्मॉल डी वेक्टर बोल दूं, तो ये जो डी वेक्टर है, ये जो डी वेक्टर है इसे हम कहेंगे डाइपोल लेंथ।
तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि जो डाइपोल लेंथ होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद डाइपोल में एक चीज और भी रहती है, वो है डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? तो डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा उसकी डायरेक्शन। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड होता है डाइपोल मोमेंट का वो क्या होता है? चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो अगेन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इसकी जो डायरेक्शन रहती है, इसकी जो डायरेक्शन रहती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज आपको पता है, यानी कि यहां पर अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर। तो P वेक्टर इज इक्वल टू, अगर चार्ज Q है इनटू D वेक्टर, तो व्हाट इज D वेक्टर? D वेक्टर इज डाइपोल लेंथ। यानी हम जो डाइपोल मोमेंट है उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ एंड द चार्ज, है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, है ना, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस इनटू डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स D वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, और मुझे पता है कि ये चीज आपको ऑलरेडी पता थी, और मैं जस्ट एक हल्का सा रिविजन आपके लिए करवा रहा था। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस Q एंड माइनस Q। तो आपके पास यहां पर दो चार्जेस हैं, प्लस Q एंड माइनस Q, और जिस पॉइंट पे ये चार्जेस लोकेटेड हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे आपके पास माइनस Q चार्ज रखा है, माइनस Q चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1, z1, और जो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q जो चार्ज है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2, y2, z2। जो माइनस Q चार्ज है वो जिस पॉइंट पे लोकेटेड उसे मैं A बोल देता हूं, और प्लस Q चार्ज जिस पॉइंट पे लोकेटेड उसे B बोल देता हूं। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो AB वेक्टर होगा वो होगा मेरा डाइपोल लेंथ, और इस केस में डाइपोल लेंथ मेरा कितना आएगा? ये मुझे पता है कि डाइपोल लेंथ इस केस में आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये मेरा डाइपोल लेंथ का वेक्टर आ गया। और अगर मुझसे कहा जाए कि भाई डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस केस में अगर मेरे से ये पूछ दिया गया कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो यहां पर आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Q टाइम्स AB वेक्टर, यानी कि इस केस में जो आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? P वेक्टर दैट इज इक्वल टू Q टाइम्स आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये आप लिख सकते हो, है ना। तो Q टाइम्स जो है AB वेक्टर दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस जो है माइनस Q और प्लस Q, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं आसानी से डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसको लिख सकता हूं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और भी होती है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। मान लीजिए आपके पास एक जो डाइपोल वेक्टर है, P वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल दिया हुआ है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका P वेक्टर दिया हुआ है, और इसका जो सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, उसे हम ओरिजिन मानते हुए एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे R वेक्टर दे रखा है, और डाइपोल और जो R वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो यहां पर अगर आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो Vp, व्हाट इज Vp? Vp इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो ये कितना आता है? अब ये जो डिस्कशन है ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि किसी जनरल पॉइंट पे जो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है ये वहां पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो आपके लिए लिख देता हूं और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Vp इज इक्वल टू K टाइम्स P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, हमें क्या क्या दिया हुआ था? हमें एक डाइपोल दिया हुआ था, एक पॉइंट P दिया हुआ था जहां पर हमें डाइपोल के कारण पोटेंशियल बताना था, और इस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर को ओरिजिन मानते हुए जो पोजीशन वेक्टर था वो R वेक्टर दे रखा था। तो इस केस में जो पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल आता है वो आता है K टाइम्स P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब अगर ये कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट, तो जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस का वो आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन ही करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये वापस आपके स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में दो केसेस दे रखे हैं। पहले केस में जो आपका जो चार्जेस हैं वो 0,2 और 0,-2 पे रखे गए हैं, और सेकंड केस में फिर चार्जेस को की पोजीशन को चेंज किया गया है, -1,2 और 1,-2 पर इन चार्जेस को रखा गया है। और यहाँ पर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 100,100 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन में जो डाइपोल रखे हैं यानी कि 0,2 एंड 0,-2 उसके लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। उस केस में ये बता रखा है कि जो P पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल है वो V दे रखा है हमें। तो यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस डाइपोल के कारण जो है पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालेंगे केस 1 में, जहां पर आपका जो डाइपोल है जो चार्जेस हैं वो 0,-2 और 0,2 पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P वेक्टर ही निकाल लेंगे। अब आपको P वेक्टर पता है, मैंने बताया था कि अगर चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो P वेक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो P वेक्टर क्या हो जाएगा, Q टाइम्स, अब देखिए 0,-2 से 0,2 नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक जो वेक्टर होगा वो हम लिख सकते हैं। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, इस केस में सीधे सीधे ये 4j कैप आ जाएगा, 4j कैप, ये आपका P वेक्टर आ गया। और फिर इसके बाद R वेक्टर जो है, अब देखिए यहाँ पे सारी क्वांटिटीज जो है मिलीमीटर में ही दी गई हैं, इसलिए यूनिट कन्वर्जन वगैरह का ज्यादा आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। वैसे भी आगे जाकर के हम रेशियो लेने वाले हैं तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप R वेक्टर देखोगे तो R वेक्टर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 I कैप प्लस j कैप। क्लियरली आप देख सकते हो कि R वेक्टर जो है आपको 100 I कैप प्लस j कैप दे रखा है। अब इस केस में आप पहले क्या करिए, P वेक्टर डॉट R वेक्टर ये आप निकाल लीजिए। तो इस केस में P वेक्टर डॉट R वेक्टर कितना आने वाला है, P वेक्टर डॉट R वेक्टर आपका आने वाला है Q टाइम्स 400, ठीक है, ये आने वाला है, आप करके देख सकते हैं। P वेक्टर डॉट R वेक्टर जो है आपका 400 टाइम्स Q आने वाला है। और फिर इसके बाद अगर आप V देखेंगे तो V कितना आने वाला है, K P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। और यहाँ पे R को जो R है बेसिकली वो क्या है, वो ओरिजिन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, उसको मैं R ही रहने देना चाहता हूं, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आगे क्योंकि डाइपोल की भले ही पोजीशन चेंज हो जाए, चार्जेस की भले ही पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन ये जो R है वो सेम रहने वाला है, और जब आप रेशियो लोगे तो वो कट जाएगा, इसीलिए इस R को सेम ही रहने दो। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं K टाइम्स Q इंटू 400 डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वल टू V। अब सेकंड केस में क्या हुआ है सर, सेकंड केस में आपने चार्जेस की पोजीशन ही चेंज कर दी है। चार्जेस की पोजीशन इस केस में चेंज होकर के कितनी हो गई सर, चार्जेस की पोजीशन इस केस में चेंज होकर के हो गई -1,2 और इधर कितनी हो गई 1, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस Q चार्ज, ये हो गया प्लस Q चार्ज। तो इस केस में सबसे पहले तो अपन P वेक्टर ही लिख डालते हैं। तो P वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्जेस स्मॉल हैं तो माइनस Q चार्ज, ये हो गया प्लस Q चार्ज। तो P वेक्टर इस केस में कितना आ जाएगा, तो P वेक्टर इस केस में आप आसानी से निकाल सकते हो, ये आपका आएगा Q टाइम्स -2I कैप प्लस 4J कैप। तो इस केस में ये आपका आ जाएगा -2I कैप प्लस 4J। और R वेक्टर अभी भी सेम है, R वेक्टर अभी भी सेम है। आप देखोगे कि दोनों पोजीशंस में जो डाइपोल का सेंटर है वो ओरिजिन ही है, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल लिखना होता है उसका पोजीशन वेक्टर हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो R वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है दोनों केसेस में सेम है, तो इसलिए R वेक्टर इस केस में भी सेम रहेगा। कितना रहेगा सर, इस केस में भी ये रहेगा 100 I कैप प्लस J कैप। और इस केस में अगर हमें P वेक्टर
डॉट आर वेक्टर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा q टाइम्स माइनस 200 प्लस 400, q टाइम्स माइनस 200 प्लस 400, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 टाइम्स q। और फिर सेकेंड केस में जो पोटेंशियल होगा उसको मैं v प्राइम बोल देता हूं, है ना। सेकेंड केस में जो पोटेंशियल है उसको मैं v प्राइम बोल देता हूं, या v प्राइम ही बोल देते हैं चलिए। तो v प्राइम इस केस में कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा k टाइम्स p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, है ना। तो p वेक्टर डॉट r वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, r क्यूब को आप r क्यूब के रूप में ही रहने दीजिए। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, k टाइम्स 200 क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इनिशियली जो डाइपोल जो चार्जेस थे वो 0,2 और 0,-2 पे रखे हुए थे, और जब वो इस पोजीशन पे रखे थे तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो आपको V0 दे रखा था। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो आपको यहाँ पर V0 दे रखा था इनिशियली, ठीक है। और फिर क्या कहा गया, फिर जो चार्जेस थे प्लस क्यू और माइनस क्यू उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई, तो जो नई पोजीशन है उस पर उसके नई पोजीशन पे जब डाइपोल्स चले गए तो फिर P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर हमने पहले केस में जो P पॉइंट के मतलब पहले केस में जब 0,-2 0,2 पे जब डाइपोल्स थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है V0 का एक्सप्रेशन लिख दिया, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख दिया, और फिर जब पोजीशन चेंज हुई तो अगेन हमने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकंड केस में जो पोटेंशियल उसको मैंने V प्राइम मान लिया, और फर्स्ट केस में इसमें जो पोटेंशियल है वो आपको V0 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बेसिकली V प्राइम निकालना है। तो अगर आपको V प्राइम निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप V प्राइम और V, या आप ऐसे करिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा V प्राइम बाय V। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो V प्राइम था वो क्या था, K इंटू 200 क्यूब बाय R क्यूब, तो इसको लिख दीजिए K इंटू 200 क्यूब बाय R क्यूब। अच्छा, इनिशियली जो पोटेंशियल था वो V0 था, जब 2/1 करेंगे तो V प्राइम बाय V0 आएगा डिवाइडेड बाय, पहले केस में क्या था, पहले केस में था K इंटू क्यूब इंटू 400 बाय R क्यूब, तो ये हो जाएगा K इंटू 400 क्यूब बाय R क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि K से K आपका कैंसिल होने वाला है, Q से Q कैंसिल होने वाला है, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल होने वाला है, और अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये निकल के आने वाली है 1/2। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा कि V प्राइम बाय V0 इज इक्वल टू 1/2, और इस केस में फिर हम निकाल सकते हैं कि V प्राइम इज इक्वल टू V0/2, यानी कि नई पोजीशन में जो पोटेंशियल होगा, जब चार्जेस की पोजीशन हम चेंज कर देंगे तो जो पोटेंशियल हमारा आने वाला है वो क्या होगा, वो जो इनिशियल पोजीशन में जो पोटेंशियल था उसका आधा होगा, यानी V प्राइम इज इक्वल टू V0/2। तो यहाँ पे कौन सा जो आंसर है वो सही होगा, यहाँ पे जो B आंसर है वो सही होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेरा B आंसर यहाँ पे सही है। तो अब बच्चों आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन जो है आपको टफ लगा या आसान लगा। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आपके डाइपोल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, साथ ही साथ आपको ये पता है कि किसी जनरल पॉइंट पे डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या है, और उस फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करना पता है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को जो है 2 इक्वेशन लिख करके जो है आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 2-3 स्टेप्स में ही इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इन्वॉल्विंग होते हैं, थोड़ा सा आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जरूर चेक करते हैं, कंसेप्चुअल डेप्थ को जरूर चेक करते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं और अगर आप जो है आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्वेबल होते हैं। तो इसी तरह से आने वाले वीडियोस में भी हम जेईई एडवांस के और भी क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस में जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्विकली लर्न करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे करके जो आपकी पकड़ है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा कि
कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो सके, ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि मैं हर रोज़ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एक बार अपने चैनल पे इस तरह के वीडियोस लेकर के आऊँ जहां पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और किस तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लेकर के आए जिससे कि आपका फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।